वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट 1 के अंतर्गत। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ्स इंटीरियर। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना कैसी है, किस दशा में है, ये जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के सतह की जो रूपरेखा है वो हमारे विषय का प्रधान विषय है, और जो सतह की रूपरेखा है उसका स्वभाव पृथ्वी के भूगर्भ के अनुसार निश्चित होता है। तो जब हम बाह्य सतह की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक दशा कैसी है, उसका अंतरतम कैसा है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले जो तथ्य हैं उनके बारे में जब हम विचार करते हैं तो उन वर्गों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इन 3 वर्गों के सहारे हम पृथ्वी के अंतरतम की स्थिति, वहाँ की दशा, वहाँ की अवस्था के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जानकारी देने वाले साधन हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में, उसको इन 3 जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं स्रोतों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। पहला अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा प्राकृतिक स्रोत, और तीसरा पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के आधार पर। अप्राकृतिक स्रोत का आशय है कि जिसको आप फिजिकली वेरीफाई या सीधा सीधा ये नहीं कर सकते हैं, जिनका कोई आकार वकार नहीं मिलेगा आपको, जिनका कोई स्वरूप नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक फोर्सेज या एक एलिमेंट के रूप में रहते हैं, उसको आप कहते हैं अप्राकृतिक स्रोत। इनके अंतर्गत घनत्व, दबाव और तापमान अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत। दूसरा जो साधन है प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत आप उन प्राकृतिक घटनाओं को लेते हैं जिनसे आप काफ़ी वाकिफ़ हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप का आना, और टेक्टोनिक्स जो विवर्तनिक प्लेट है, पृथ्वी का जो दृढ़ भाग है, ऊपर का भाग है, वो मोटी परतों के रूप में है और उनमें आपस में एक दूसरे के संदर्भ में संचलन पाया जाता है, जिसको प्लेट्स कहते हैं। तो इनके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग या उसके अंतरतम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला तीसरा है पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के आधार पर। इसके पहले व्याख्यान में आपको बताया गया 2 मुख्य सिद्धांत हैं, एक तारक और 2 तारक परिकल्पना है। उसके अंतर्गत अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं क्रमशः पहले अप्राकृतिक स्रोत के संदर्भ में। तो अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ये 3 मुख्य बिंदु आते हैं। पहला घनत्व हो गया, दूसरा दबाव और तीसरा तापमान। हम चर्चा करेंगे घनत्व के संदर्भ में। तो जो घनत्व है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, बाह्य परत है, वहाँ से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो घनत्व में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो सेडिमेंट रॉक्स, परतदार शैल का बना है, अवसादों का बना है।
उसकी मोटाई 1 से 3 किलोमीटर तक का है। ये जो बाह्य परत है इसकी मोटाई 1 से 3 किलोमीटर है। ये परतदार सेलों का बना है और पूरी पृथ्वी इसके नीचे एक अन्य परत से घिरा हुआ है। ये ये जो परत है ये रवेदार स्फटिकी क्रिस्टलाइन चट्टानों से निर्मित है। इस चट्टानों के अंतर्गत बैसाल्ट, ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट नामक चट्टानों की बहुलता पाई जाती है और इसका जो घनत्व है वो 3 से 3.5 के मध्य में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा कि जो पृथ्वी है उसका जो औसत घनत्व है वो 5.5 है और पृथ्वी का जो कोर है, ये जो मध्य का भाग है, ये इसका जो घनत्व है वो 11, जो सर्वाधिक है 11 पाया जाता है। ये जो कोर है वो निकल और फेरियम का बना है जो काफ़ी कठोर धातु है और इस कारण इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा पाया जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दबाव, इसके संबंध में। तो पहले ये माना गया कि पृथ्वी के ऊपर से जब आप कोर की ओर जाते हो, अंदर की ओर जाते हो, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हो, तो जब जाते हो तो चट्टानों का भार बढ़ते जाता है। पृथ्वी के कोर का अधिक घनत्व चट्टानों के बढ़ते हुए भार के कारण है, उसके दबाव के कारण है, ये माना गया। 1.5 किलोमीटर में जो दबाव है वो 5000 मीट्रिक टन होता है। ये एक स्वाभाविक है कि आप जब पृथ्वी के नीचे आप जाते जाते हैं यहाँ तक अगर आप दबाव का कल्पना करेंगे तो सिर्फ इतने भाग का जो वज़न है वो यहाँ पर इस सतह में होगा। लेकिन अगर आप और नीचे चले जाते हैं तो इसका तो भार रहेगा ही, इतने भाग का भार और इसमें शामिल हो जाता है तो यहाँ पर दबाव और ज़्यादा हो जाएगा, वज़न पूरा इतने भाग का यहाँ पर आएगा इस सतह में। और वैसे ही करते करते जब आप कोर में पहुँचते हैं तो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसका जो डेंसिटी है वो अधिक है। लेकिन प्रत्येक जो चट्टान है, प्रत्येक कोई सा भी वो चट्टान है या कोई सा भी स्टोन है, उसके दबाव की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद वो दबाव आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे अगर आप किसी स्पंज को दबाते हैं तो उसका एक लिमिट रहता है, उसके बाद वो नहीं दबेगा। तो कोर जो है, पृथ्वी का जो केंद्र है वो धातु का बना है। उस धातु का स्वयं का घनत्व बहुत ज़्यादा है, निकल और फेरियम से निर्मित है, वो बहुत हाई डेंसिटी है, 11 उसका डेंसिटी होता है। वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी जो है वो दबाव के द्वारा भी ज्ञात की जा सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है तापमान। ये तापमान पृथ्वी के सतह से जब आप नीचे जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होने लगती है। आप अगर इस सतह से 100 मीटर नीचे जाते हैं, 100 मीटर, तो जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है। इसको अगर आपको महसूस करना है तो आप कुएं में उतर के देख लीजिएगा। कुआं 50 फीट या 60 फीट रहता होगा, लेकिन आप जैसे ही कुएं के अंदर जाएंगे आपको तापमान में वृद्धि महसूस होगी। लेकिन तापमान में वृद्धि का जो यही क्रम जारी रहा कि प्रत्येक 100 मीटर में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ा, तो अगर आप और नीचे जाते जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेंगे और इसका जब आप गणना करेंगे 2 से 3 डिग्री हर 100 मीटर में बढ़ते जाता है तो एक विचित्र स्थिति निर्मित हो जाएगी।
उस कंडीशन में तो पृथ्वी का जो केंद्र है वो तरल अवस्था में चले जाएगा। तो होता ऐसा नहीं है। वाकई में जो ये तापमान में वृद्धि है इसकी गणना 8 किलोमीटर, आप सतह से 8 किलोमीटर जाएंगे तो 8 किलोमीटर के पहुँचते तक, ये 8 किलोमीटर के पहुँचते तक जो तापमान में वेरिएशन जो आता है, विचलन आता है, उसका गणना करना बहुत कठिन काम है या करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे संदर्भ में देखते हैं कि तापमान में ये जो वृद्धि होती है वो पृथ्वी में हर जगह नहीं होता है इस तरीके का। ये देखा गया कि जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय स्थान है पृथ्वी में, टेक्टोनिक्स रूप से जो एक्टिव पार्ट हैं पृथ्वी के, वहाँ पर 43 किलोमीटर अंदर जाते हैं, 43 किलोमीटर। तो वहाँ पर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर पृथ्वी का जो स्थायित्व वाला भाग है वहाँ पर जाते हैं 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो केवल 500 डिग्री रहता है। तो जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर जगह जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल समान दर से बढ़े। उसके जो तो तापमान बढ़ने का जो दर है उसमें बहुत सारे कारण या कारक जिम्मेदार होते हैं। तो इस तापमान के वेरिएशन के सहायता से भी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के संदर्भ में। इनमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला ज्वालामुखी, दूसरा भूकंप और तीसरा प्लेटों का संचलन। ज्वालामुखी के अंतर्गत हम केवल पृथ्वी के आंतरिक भागों का वहीं तक अध्ययन कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ तक कि ज्वालामुखी का मूल स्थित है। ये यहाँ से लावा निकलता है, ये और लावा निकलता है, ये और पृथ्वी में बहने लगता है, ये लावा बहने लगता है। ज्वालामुखी के माध्यम से हम केवल यहाँ तक का, ये लगभग होता है 40 किलोमीटर, यहीं तक का हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो निकलने वाला लावा है यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कौन कौन से चट्टान या धातु वहाँ पर पाए जाते हैं, गैस कौन कौन सी निकल रही है वहाँ से, वहाँ का तापमान क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट डेप्थ या सीमित गहराई तक की जानकारी इससे प्राप्त हो सकती है। अगले क्रम के अंतर्गत आते हैं भूकंप के द्वारा। जैसे ही सिस्मोलॉजी का विकास हुआ, भूकंप विज्ञान एक परफेक्ट विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ, तो पृथ्वी के अंतरतम के बारे में इससे काफ़ी कुछ तथ्यात्मक जानकारी मिलनी प्रारंभ हुई। भूकंप जो होता है, आप आगे चल के अध्याय में इसका बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो भूकंप आता है तो धरातल पर सबसे पहले भूकंप को यहाँ पर महसूस किया जाता है। इसको कहा जाता है इपी सेंटर या अधिकेंद्र, और ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है भूकंप का मूल। भूकंप में 3 प्रकार की लहरें निकलती है और उन लहरों की गति ऐसे होती है। ये आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है वो इन तमाम जो लकीर आप देख रहे हैं उनमें सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है इसीलिए भूकंप सबसे पहले यहाँ पर महसूस की जाती है। इसे ईपी सेंटर कहा जाता है। और नीचे वाला जो आप देख रहे थे उसे कहा जाता है भूकंप मूल।
भूकंप में मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगे रिलीज होती है, पाई जाती है। सबसे पहले जो निकलने वाली तरंग है उनको कहा जाता है प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे। इसको पी अक्षर से संबोधित किया जाता है, पी वेव्स। इसकी विशेषता होती है कि ये जो तरंग है वो ध्वनि के तरंगों के समान होता है, सीधी चलती है, इसकी गति सर्वाधिक होती है, ये ठोस में ज़्यादा गति करता है और इस तरह से धरातल पर पहुंचने वाले सबसे पहला तरंग होता है। दूसरा तरंग जो है वो है कहलाती है सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। इसको एस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसको एस वेव्स भी कहा जाता है। ये प्राथमिक तरंगों के बाद पैदा होती है। इसका जो गुण है वो जल या प्रकाश की तरंगों की भांति होती है। जो लहर की दिशा है वो इस प्रकार की चलती है, समकोण बनाते हुए चलती है। इस तरंग की विशेषता है कि ये जहाँ भी तरल भाग मिलता है वहाँ पर वो समाप्त हो जाती है। इसकी गति प्राइमरी जो तरंग है उससे कम होती है। और एक तीसरी लहर है जिसको धरातली तरंगे कहा जाता है, सरफेस वेव्स। उसे एल शब्द से अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, इसको एल वेव्स कहा जाता है। अगले बिंदु के अंतर्गत ये जो एल वेव्स है, इसकी विशेषता है कि ये पृथ्वी के धरातल पर ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। जितनी जो धन और जन की हानि है वो यहीं पर होता है। ये धरातल के सतह के समानांतर ही चलते रहती है। इसकी गति बहुत कम होती है लेकिन भयंकर विनाश होता है। अगले क्रम के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे प्लेट संचलन की। यूनिट 1 के अंतर्गत आपको इसको बहुत ही विस्तृत तौर पे बताया जाएगा। अभी आप ये मान लीजिए कि जो आपका जो ग्लोब है वो अलग अलग प्लेट के रूप में विभक्त होता है। 6 मुख्य प्लेट पाया जाता है आपके पृथ्वी में, और ये जो अलग अलग प्लेट हैं वो अपने आप में केंद्र के सापेक्ष ये एक दूसरे के संदर्भ में गति कर रहे हैं। आपको और हमें भले महसूस नहीं हो रहा है। और जितनी भी भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण की जो भी घटनाएं हैं वो इन प्लेट के सीमाओं में, ये सीमा है, ये सीमा है, ये सीमा है, ये सीमा है, इसी सीमाओं के सहारे घटित होती है। बहुत इसका डिटेल में आपको बताया जाएगा, तो तब उसका करेंगे। और इन सीमाओं के सहारे पृथ्वी के अंतरतम में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट, तीसरा जो स्रोत है पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले ग्रहाणु परिकल्पना के अंतर्गत हम देखते हैं मोल्टान और चेम्बरलिन महोदय ने दिया। उन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया कि जो सूर्य से जो टूट के पदार्थ निकला वो अणुओं के रूप में, ठोस अणुओं के रूप में था। वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते गए, केंद्रीय नाभिक के आकर्षण में वो इकट्ठा होते गए और अलग अलग ग्रह बने सौर मंडल के, और उसी तरह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसलिए जो पृथ्वी है उसका अंतरतम ठोस होना चाहिए। अगला है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना के अंतर्गत जो पृथ्वी का अंतरतम है उसमें ये कहा गया कि भाई पृथ्वी एक अवस्था ऐसी थी, निहारिका परिकल्पना में कहा गया कि पृथ्वी तरल अवस्था में थी और निहारिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए पृथ्वी का अंतरतम भी सरल होना चाहिए, तरल होना चाहिए।
आखिरी परिकल्पना